आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ जी, रही है हाँ अच्छे जी, से। हाँ जी। ओके। बढ़िया। बढ़िया, चलिए। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमने अपना एक नया विषय शुरू किया है, भोजन शुद्धि का। और उसमें भोजन शुद्धि क्यों करनी, कब करनी, ये सारा हमें जानकारी दी जा रही है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि साधक ज्यों-ज्यों अपने मार्ग पर आगे-आगे बढ़ता जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग जहाँ से करी, ठीक है। उसको कह दिया कि अभी तुम मद्य मांस मधु मत खाओ, अभक्ष्य सेवन मत करो। उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, है ना? स्टार्टिंग की भूमिका में। लेकिन अब आगे-आगे बढ़ने लगे, तो क्या होगा? क्योंकि हमारा भोजन हमारी सोच पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? मतलब अब यहाँ से आप इसकी बारीकी को समझिएगा, जैन धर्म की बारीकी को, किस लेवल की सूक्ष्मता पर चला जाता है। जो अपन को लगता है ना कि हमारे मुनि ऐसे ही आहार क्यों लेते हैं या अपने में इतनी छोड़-छाड़ क्यों रहती है? वो सारा का सारा जो है, वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ने के कारण होता है। और सूक्ष्मता की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट, वैसी हमारी सोच। ठीक है ना? चाहे फिर वो हमारे अराउंड पीपल हों या हमारा भोजन हो, ठीक है? अगर हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो भी हम अपने मन को शांत जल्दी से नहीं रख पाएँगे। और अगर हमारा भोजन टॉक्सिक है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल आदि मिले हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, तो भी हमारा जो सोच है वो बहुत शांत नहीं होगा। हम बहुत एग्रेसिव टाइप के होंगे, ठीक है ना? ये बात से सब सहमत है कि हमारा भोजन हमारे विचारों को प्रभावित करता है? हम्म, हम्म। ऐसा कुछ किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर कि नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, जी नहीं, बिल्कुल सही है, जैसा है ना? अन्न वैसा मन। हाँ, विजय जी तो डॉक्टर है, वो और ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे, है ना? तो बिल्कुल, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं ना सोचने की, हम सोचते हैं कि आज की मेडिकल साइंस ही ये बात बता सकती है, लेकिन अपने आचार्य और आचार्यों ने भी जब ये शास्त्र लिखे तो वो 2000 ढाई हज़ार साल पहले, उससे पहले भी जैन धर्म था, ठीक है ना? मौखिक होता था, वर्बली एक गुरु से शिष्य तक पहुँचता था, है ना? तो भी ये सारी चीज़ें फ़ॉलो होती थी, कि सात्विक भोजन करना है। भोजन से हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है, ये सारी बातें पहले भी थी। आदिनाथ भगवान ने जब परंपरा चलाई कि साधु को ऐसे आहार लेना है ना? तो उस समय भी उनको वो नॉलेज थी कि कौन दे सकता है आहार, कैसी उसकी यूनिफ़ॉर्म होनी चाहिए। क्या हर कोई दे सकता है ना? कल को कोई बार में जो जाने वाले हैं या लेट्स से वेस्टर्न आउटफिट पहने हुए हैं, उनके छोटे-छोटे कपड़े हैं, वो आहार देने लगे तो लेने वाले का मन में भी दोष उत्पन्न हो सकता है। उस मन से अगर वो आहार को ग्रहण करेगा, ठीक है ना? तो उसके विचार भी अंदर से वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है साधक की। साधक मतलब बहुत ज़्यादा डीपर जाना है यहाँ पर हमें, ठीक है ना? ज़रा-सा डिस्ट्रैक्शन भी हमें हमारी साधना से भटका सकता है, ठीक है ना? हमें 1 मिनट नहीं लगता विषयों की तरफ बढ़ जाने से, क्योंकि अगर हमने अंदर में कुछ ऐसा डाल लिया, जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, तो फिर हमारी साधना तो एक तरफ रह जाएगी, हमारी सारी मेहनत एक तरफ रह जाएगी,
ठीक है ना? आप बात को समझिएगा कि यहाँ पर फ़ोकस किस पे है? साधना पर। कहीं से भी इसमें ये मत सोचिएगा कि अरे हमें तो ये छोड़ने को कह रहे हैं, वो छोड़ने को कह रहे हैं, नहीं। आपकी साधना आपको जितनी बढ़ानी है, उतना-उतना आप शुद्धताई की तरफ जाएँगे। क्योंकि जितना शुद्ध भोजन होगा, उतने ही शुद्ध विचार होंगे। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है? अब इसमें ना तो हमें दूसरे को ये देखना है कि अरे वो तो कितना अशुद्ध खा रहा है, ठीक है ना? उसके विचार उसके भोजन के हिसाब से होंगे, उसमें आपको उसकी कमी निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आप अपना देखिए कि हम कितना कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे एक सामान्य गृहस्थ के लिए जो चीज़ें बताई हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टर हो जाते हैं 12 व्रती, 12 व्रतों को धारण करने वाला एक अणुव्रती गृहस्थ। उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं प्रतिमाधारी के लिए। उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक मुनि और आरिका के लिए, ठीक है ना? क्योंकि साधना का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है? तो सबके ऊपर सब बातें अप्लाई नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम चाहें तो अपने जहाँ हम हैं, वहीं पर एक मुनि आरिका की तरह भी भोजन को ट्राई कर देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? कि मैं कुछ दिन देखूँ तो सही कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है? तो इसलिए भक्ष-अभक्ष का विवेक अपनी साधना के पर्सपेक्टिव में हमें रखना होगा। ठीक? तो कह रहे हैं कि साधक जो-जो अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा, उसके विचार अधिक-अधिक उज्ज्वल होते जाते हैं और जो-जो विचार उज्ज्वल होंगे, तो आहार विषयक विवेक भी सूक्ष्म होता जाता है। आप इस पर और भी थोड़ा-सा विचार करके देखिए कि जो-जो अपने मार्ग पर आगे ग बढ़ रहा है, वो कौन है जो बढ़ता है? सोचने की बात है ना, कि कौन है जो आगे बढ़ रहा है शांति के पथ पर? जिसके अंदर विकल्प कम आ रहे हैं। ठीक है ना? जिसकी कषाय मंद हो रही है और अंदर ही अंदर विशुद्धि बढ़ रही है। उसको कह सकते हैं हम कि मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो जिसके अंदर ऑलरेडी शांत परिणाम है, विशुद्धि बढ़ रही है, उसको अपनी अब जीभ के स्वाद के लिए वो नहीं भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो अगर उसको कोई कह दे आके कि अरे ये जो प्रोसेस है ना इसमें बहुत ज़्यादा जीव हिंसा होती है, आप ऐसे की बजाय ऐसा कर लो। वो इमीडिएटली रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से जो आहार विषयक विवेक है वो सूक्ष्म होता जाता है। वो अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? साधक तभी कहते हैं ना कि फिर अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पसंद करता है, ताकि और कुछ सीख सके। ठीक है ना? तो कह रहे हैं पहली भूमिका में सात्विक का उपरोक्त लक्षण ही संतोषजनक रहता है। उपरोक्त लक्षण मतलब कि ठीक है जिसमें स्थूल हिंसा ना हो ऐसा भोजन हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, अभी स्थावर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक, तो फिर लेकिन आगे आगे जाने पर अधिक स्वच्छता लाने का विवेक जागृत हो जाता है। उपरोक्त पदार्थों को भी दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। ये चर्चा हमने कल शुरू की थी। तो बात ये है यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है आप उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। कहीं पर भी हमें तर्क कुतर्क में नहीं उलझना है। तो कह रहे हैं कि जब कोई स्टार्ट करता है, ठीक है? ऐसा होता है ना कि सब अपने-अपने लेवल पर नियम, व्रत नियम लेते हैं। कोई किसी चीज़ से शुरुआत करता है कि अच्छा मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना? हर एक का अपना-अपना एक लॉजिक है पीछे उसके कि हमने ये चीज़ छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक लॉजिक दे रहे हैं कि हम जब डिसीज़न लें, हमारा विवेक कैसे हम यूज़ करें। विवेक क्या है बेसिकली? डिसीज़न राइट डिसीज़न लेने की पावर, ठीक है? तो उसी के लिए हमें यहाँ पर एक अ, गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि जिसमें बहुत अधिक सूक्ष्म जीव राशि पाई जाती है, ठीक है? एक तो वो चीज़ हो गई, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा निगोदिया जीव, बहुत ज़्यादा कंद-मूल में जिसे कहते हैं रूट वेजिटेबल्स में, राइट? और एक वह जिसमें कम संख्या तक ही पाई जाती है, यानी जैसे घिया, तोरी आदि,
ठीक है? तो यहाँ सूक्ष्म जीव से तात्पर्य उन जीवों से है जो साधारण रूप से नेत्र गोचर नहीं होते, चाहे वो आलू का जीव हो, चाहे वो घी या तोरी का जीव हो, ठीक है ना? तो दोनों ही दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार के प्राणी आज की परिभाषा में बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया हर पदार्थ में है। हर पदार्थ, खाने की कोई भी चीज हो, उसमें बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बिना कोई भोजन हो ही नहीं सकता। इसी पर सारी जैन भोजन परंपरा जो है टिकी हुई है कि हर पदार्थ में बैक्टीरिया है। चाहे फिर वह दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो, फल हो, फूल हो, यहाँ तक कि जल, ठीक है? उसमें भी हीनादिक रूप से अवश्य पाए जाते हैं। ये जड़ नहीं होते बल्कि प्राणधारी होते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया क्या है? लिविंग बींग्स हैं, ठीक है? ये भी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। जीव हिंसा की दृष्टि से, स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से और तामसिक व सात्विक दृष्टि से असंख्य जीव राशि वाली वनस्पतियां या दूध, घी आदि पदार्थ त्याज्य हो जाते हैं और संख्य राशि वाले ग्राह्य, ठीक है? तो अब यहाँ पर यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि यह संख्य राशि वाले पदार्थ भी तो जीव हिंसा के कारण त्याज्य ही होने चाहिए। कोई अगर घिया तोरी कंज्यूम कर रहा है, तो अगर उसको कहे अरे इनमें भी तो जीव है ना, तो तुम तो जीव का घात कर रहे हो। ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या आंसर किया कि हाँ, पूर्णता की दृष्टि से तो वे भी त्याज्य अवश्य हैं, परंतु उनका सर्वथा त्याग करने पर जगत में कोई खाद्य पदार्थ ही नहीं रह जाता। तब शरीर की स्थिति कैसे संभव हो सकती है? और शरीर की स्थिति के अभाव में शांति पद की साधना भी कैसे संभव हो सकती है? ठीक है? इसलिए एक जैन श्रावक, एक जैन साधक अपनी तरफ से जितनी भी मिनिमम हिंसा हो सके उससे उतना करता है। उसके अलावा फिर वह गृहस्थ की आरंभी हिंसा में आ जाता है, जिसको कि वो टाल नहीं सकता। ठीक है ना? इतना इतना दोष तो मुनि महाराज को भी लगता है क्योंकि वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? तो अगर श्रावक ने भले ही उनके निमित्त से नहीं बनाया, तो भी उनको ग्रहण करने का दोष लगता है। ठीक है ना? इसलिए वो प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ऐसा करें तो छोड़ ही दें, खाना छोड़कर हवा पर जीने लगे, हवा भी ग्रहण करने जीवों की हिंसा है तो कहेंगे अरे मुंह भी बंद रखो, बोलो भी मत, सांस ही रोक लो। ठीक है ना? तो फिर कहेंगे अरे वो तो अपना मरण हो जाएगा, पंचेंद्रिय जीव का मरण हो जाएगा, तो वह भी ठीक नहीं है। ठीक है? तो इसलिए शरीर को चलाने के लिए बेयर मिनिमम जो हिंसा है, उतने हिंसा में कोई बाधा नहीं है। ठीक है? अब इसमें ये मत समझिएगा कि हिंसा को हम अप्रूव कर रहे हैं। नहीं, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है ना? अदरवाइज तो सभी ऐसा कुछ करते कि भई ध्यान में बैठ जाओ और शरीर भी नहीं घटेगा और तुम्हारा शरीर अपने आप हष्ट-पुष्ट रह जाएगा। ऐसा तो सिर्फ केवल ज्ञान होने के बाद ही पॉसिबल है। ठीक है ना? उसके बाद ज़रूरत ही नहीं रहती। बाहर से वरगनाएँ अपने आप शरीर को मेंटेन करती हैं। अतः वर्तमान की हीन शक्ति वाली दशा में साधक को सर्व पदार्थों का त्याग करके अपने को मृत्यु के हवाले करना योग्य नहीं। सारा जाता देखिए तो आधा लीजिए बांट। ठीक है? अक्लमंदी किसमें है कि अगर किसी हमारे सामने सामने सारा बहता चला जा रहा हो और हम जितना रोक सकते हैं फिर उतना तो रोकेंगे। ठीक है? तो इस लोकोक्ति के अनुसार अयोग्य व हिंसा युक्त होते हुए भी प्रयोजनवश अधिक हिंसा का त्याग करके अल्प हिंसा का ग्रहण कर लेना नीति है। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर हम बाकी जो अ, मंदिर आदि में जो हिंसा होती है, उनको भी इसी श्रेणी में यूज़ करना चाहिए। वो आगे विषय अपना अलग से आएगा। ठीक है?
परंतु अभिप्राय में यह अल्प हिंसा भी त्याज्य ही रहती है। उसके लिए हम अपनी निंदा गरहा करते हैं कि हमारे गृहस्थी के कारण कितने जीवों का घात होता है। ठीक है ना? ये तो सिर्फ कंजम्पशन की बात है। झाड़ू लगाने में, कपड़े धोने में, है ना? इन सब चीज़ों में भी हिंसा होती है और बहुत होती है। ठीक है ना? तो हम किस-किस को रोक पाएँगे? नहीं रोक पाएँगे। तो फिर खाने पर ही सबसे ज़्यादा क्यों शोर मचाना है? ठीक है ना? तो हम अपनी-अपनी भूमिका के हिसाब से आगे बढ़ें और दूसरे को सपोर्ट करें, नीचे ना खींचें। ठीक है ना? उसको लेट डाउन नहीं करें बल्कि उसका मनोबल बढ़ाएँ। उसने कोई चीज़ छोड़ी है तो उसको एप्रिशिएट करें कि एट लीस्ट उतना तो छोड़ा। ठीक है ना? आज का समय ऐसा हो गया है कि जैन धर्म इसीलिए खत्म हुआ जा रहा है हार्ड समझकर कि अरे इसमें तो बहुत छुड़वाते हैं। जबकि पूरी बात समझेंगे, अपनी शांति के लिए अगर हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो इसमें हमें तकलीफ होती है क्या? नहीं होती। लेकिन जब खाली छोड़ने को कह दिया जाए कि बस छोड़ दो, हम इस जैन कुल में पैदा हुए हैं ना इसलिए छोड़ना है तुम्हें, तब नहीं छोड़ पाएँगे। तब वो बोझ लगने लगता है ना? फिर जो है बच्चे या आज की यूथ जनरेशन जो है वो टोटली इसके अगेंस्ट हो जाती है। तो हो ही यही रहा है कि हम धर्म को समझे बिना सिर्फ छोड़ने वाला धर्म मानकर उससे दूर भागने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सोचकर देखिए कि क्यों चैप्टर नंबर 28 तक पहुँचाकर क्यों ऐसी बात कह रहे होंगे। पहले आपको क्लैरिटी दी गई है, तो आप भी तो उतना पेशेंस अपने बच्चों के साथ, अपनी मित्रों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उतना पेशेंस रखिए, पहले बात को समझिए। पहले दिन से छोड़ने की बात ना करके, पहले अपनी गोल को क्लियर करिए कि हमारा गोल क्या है? और वो गोल में बाधक क्या हो रहा है? हमारे विकल्प, हमारी हमारी सोच बाधक हो रही है, तो सोच को बेटर कैसे करूँ मैं? ठीक है ना? तो उसके लिए अंदर और बाहर दोनों से हमें वर्क करना होगा। बाहर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से भी बचना होगा और अंदर हमारे अंदर क्या जा रहा है, वो भी हमें देखना होगा। ठीक है ना? तो तब दोनों का पैकेज कंप्लीट होता है। सिर्फ ये नहीं कि अ, छोड़ दिया और हम जैन हो गए, अब हमारा कल्याण हो जाएगा, कहीं से भी नहीं होगा। क्योंकि हिंसा सिर्फ काय से नहीं हो रही है, राइट? हिंसा मन से भी हो रही है और मन से ज़्यादा होती है। जितना हम टीवी पे प्रोग्राम देखकर हम इतना अम, पाप कमा लेते हैं, जितना कि हो सकता है भोजन से ना भी आ रहा हो सकता है भोजन हमारे घर में सात्विक ही बन रहा हो। लेकिन हमने देखा इतना सब कुछ है और हम उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं हिंसा को, तो हम उससे ज़्यादा पाप कमा लेंगे। ठीक है ना? तो हमें चारों तरफ से वर्क करना है। हाँ, मुकुल जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, एक छोटी सी बात। जब कम जी, हिंसा की बात हो रही है जी, तो अपन रूटीन में ये भी सब्जी काटना बोलने के बजाय सब्जी सुधारना ऐसा बोल बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बोलना दूसरा ही चाहिए। दूसरा जब हम सब्जी सुधार रहे हैं तो एक इंद्रिय जीव है। तो जब मान लो एक भिंडी है, उसको बाकी भिंडी सुधारने से पहले एक अलग रख दे तो हम भिंडी सुधारनी पड़ रही है, फिर भी एक एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बच सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। ऐसा भी हो सकता है ना। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा क्योंकि हमारा हर जो जैन शास्त्र है ना, वो इतना डीपर जाता है कि हमारे मुँह से निकले हुए शब्दों का भी असर होता है, ठीक है? हमने अगर काटना वर्ड यूज़ किया कि मैं इसे काट लूँ, तो भावों में हिंसा की बात आनी संभव है। इसका मतलब हमें किसी चीज़ के कटने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है ना? चाहे फिर वो भिंडी ही क्यों ना हो। जब जैन धर्म तो हमें जड़ वस्तु के लिए भी अंदर के भावों को अच्छा बनाकर रखने की बात करता है, तो जो जीवित चीज़ें हैं, उनको हम काट दूँ, है ना? या अ, दबा दूँ, ऐसे वर्ड का भी यूज़ नहीं करते। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, बहुत अच्छा, ठीक। यहाँ उन असंख्य जीव राशि वाले पदार्थों का कुछ परिचय दे देना युक्त है। क्या है? जिसमें असंख्य जीव राशि है,
मछली, अंडा, शराब, मांस, मधु ये पदार्थ तो साक्षात रूप से हिंसा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण सर्वथा अभक्ष है ही। अभक्ष क्या, स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। ठीक है। यहाँ तो बरबंटी, पीपल बंटी, गूलर, अंजीर, कटहल, बढ़ल आदि की जाति वाली वे सर्व वनस्पतियां भी अभक्ष हैं, जिनमें की अनेकों उड़ने वाले छोटे छोटे जंतुओं का निवास रहता है। प्रत्येक प्रत्येक वह पदार्थ जो बासी हो जाने के कारण या अधिक पक जाने के कारण या गल सड़ जाने के कारण अपने प्राकृत स्वाद से चलित हो जाता है, उस कोटि में आ जाता है। जैसे कि जो तेल होता है ना, तेल वाले जो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, राइट? ड्राई फ्रूट्स का भी एक समय के बाद टेस्ट बदल जाता है। तो जब जब वो टेस्ट बदल जाए, इसका मतलब वो अभक्ष हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी नॉलेज बैंक को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, और ये नहीं कह रहे कि आप कल से सब कुछ इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपने को जानना है, और फिर जितना हम कर सकते हैं, थोड़े-थोड़े नियम हम ले सकते हैं। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपने कितना फॉलो किया, क्योंकि ये सब किस लिए हो रहा है? अपनी-अपनी शांति के लिए। ठीक है ना? तो इसमें हम दूसरे से पूछकर उस पर प्रेशर ना बनाएँ, लेकिन हम यहाँ पर नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए खाने योग्य है, क्या नहीं है और क्यों? ठीक है? तो कह रहे हैं कि बासी हो जाने के कारण या अधिक पक जाने के कारण, ओवरराइप्ड, गल सड़ जाने के कारण, तो वह भी अभक्ष कहलाता है। भले ही पहले वह भक्ष रहा हो, पर अब वह अभक्ष है। ऐसे पदार्थों में बासी भोजन, अचार, मुरब्बे, खमीर, चटनी, कांजी बड़ा आदि अथवा गली सड़ी वनस्पति तथा अन्य भी अनेकों वस्तुएं सम्मिलित हैं। वनस्पतियों में कुछ ऐसी है जो पृथ्वी के अंदर फलित होती है, जैसे आलू, अरबी, गाजर, मूली आदि, अथवा अत्यधिक कच्चिया सब्जी। कच्चिया मतलब बहुत कच्ची, अभी पक्की नहीं थी, बड़ी नहीं हुई थी, जैसे कोपल। ठीक है ना? जहां कोपल रहता है, वहां पर भी असंख्य जीव राशि रहती है। या बहुत छोटे साइज की भिंडी, तोरी, ककड़ी आदि, जो अभी पूरी तरह बढ़ी नहीं थी। अथवा पृथ्वी और काठ को फोड़कर निकलने वाली वनस्पति, जैसे खुम्बी, मशरूम, सांप की छतरी आदि। ये मुझे नहीं मालूम क्या होता है सांप की छतरी। तथा अन्य भी अनेकों आगम कथित वस्तुएं इस कोटि में सम्मिलित हैं। शांति पथगामी को इनका विशेष परिज्ञान आगम से प्राप्त करके इनका त्याग कर देना योग्य है। किसके लिए योग्य है? शांति पथगामी के लिए। शांति पथगामी मतलब शांति के मार्ग पर चलने वाले के लिए। किससे? विशेष परिज्ञान आगम से प्राप्त करके। है ना? यहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी और डिटेल चाहिए तो आगम से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, चारू जी, जय हाँ वर्षा जी। जितेंद्र, जय यहाँ जो जय। लिखा है ना, कास्ट को फोड़ कर, तो वो बादाम इसमें कि नहीं जाएगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बादाम को नहीं, जो नीचे से लकड़ी के अंदर से निकलती है ना खुम्बी, मशरूम, अच्छा, हाँ यानी हाँ, अगर समझ गई। हाँ हाँ हाँ, वैसा वैसा। हम्म, ठीक है, थैंक हाँ विजय जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मुझे ऐसा लगा सांप की छतरी का मतलब भी वो मशरूम होते हैं। समथिंग लाइक मशरूम, है ना? अम्ब्रेला टाइप का कुछ भी, ठीक है। हो सकता है वो सांप के जैसी दिखने वाली हो, है ना? वैसा हो सकता है, कई बार वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। बढ़िया, थैंक्स। यद्यपि पकाने या काटने छाटने से अल्पसंख्यक जीव राशि वाली वनस्पतियों की भांति ये भी प्रासुक हो जाती हैं, परंतु इनको प्रासुक करने में अधिक हिंसा का प्रसंग आता है। क्या कह रहे हैं? कि अगर कोई कहे कि अरे हमने तो प्रासुक कर ली थी, प्रासुक मतलब होता है थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल देना। ठीक है ना? उससे कहते हैं कि उसके अंदर का जीव जो है, जीव राशि खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि लेकिन उससे क्या, उससे तो तासुक करने में अधिक हिंसा का प्रसंग आता है, तथा ये अंतर में कुछ तामसिक वृत्ति की उत्पत्ति की कारण भी बनती है। इसलिए किसी प्रकार भी इनका प्रयोग करना उचित नहीं है। दोनों ही रीजन से। एक तो ये कि हिंसा ज्यादा है
है ना? जब कम हिंसा वाली चीजें अवेलेबल हैं, तो ज्यादा हिंसा वाली चीजों को क्यों यूज करना है? कारण तो हो, सर्वाइवल के लिए अभी अगर कभी कहीं कुछ करना पड़ जाए तो अलग चीज है, ठीक है ना? लेकिन तामसिक वृत्ति भी इससे बढ़ती है, इसलिए दोनों ही रीजन से इनको छोड़ देना एक साधक के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं बैक्टीरिया विज्ञान। अंतर शुद्धि हो जाने से अंतर शांति में निवास करने वाले ही गुरुदेव। अंतर शुद्धि मतलब अंदर में जितनी जितनी शुद्धि होगी तो शांति बढ़ती जाएगी। मेरे जीवन में शुद्धि का संचार करें। अंतर शुद्धि के लिए बाहर शुद्धि और विशेषतः भोजन शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अंतर शुद्धि सबको समझ में आ रही है? अंदर में शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ठीक? उसके लिए बाह्य शुद्धि और विशेष रूप से भोजन की शुद्धि। बाह्य शुद्धि में हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, राइट? उसमें भी हमने कितने हिंसा के कार्य किए, वह भी सब मैटर करेगा। और अंतरंग में हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वह कितना शुद्ध है, वह भी हमारे विचारों को प्रभावित करता है। ठीक है ना? चारू, मुझे एक चीज जी, पूछनी थी। जी आंटी। जैसे अभी वो कहा ना कि पानी में वो डाल के अभी प्रासुक। 2 लाइन प्रासुक करते हैं, तो हम्म, उसमें क्या लिखा कि उसमें क्यों अशुद्धि है? कि गर्म पानी में अगर वो करके करते हैं तो अम, शुद्धि तो नहीं, फायदे वो से जो तो वैसे ही ओरिजिनली, करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनली जिनमें ज्यादा जीव राशि, ठीक है ना, ज्यादा जीव राशि हो और हम कहें कि अरे हाँ, हमने तो प्रासुक कर लिया, अब हम यूज कर सकते हैं, तो वैसा नहीं। अच्छा, ओके। ठीक है ना? हाँ ठीक है, हानि वो तो है कि ठीक है आलू ना? कर लो तुम धो के, तो हानि हाँ, तो नहीं। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कल के प्रकरण में ग्राह्य और अग्राह्य पदार्थ का निरूपण कर चुकने के बाद भोजन पकाने में क्या क्या सावधानी रखी जानी योग्य है और क्यों, ऐसा विवेक उत्पन्न कराना भी आवश्यक है। इस प्रकरण को रूढ़ी के रूप में तो आप में से अनेक को जानते हुए प्रयोग में लाते हैं। रूढ़ी के रूप में मतलब कि अरे जैन हो तो करना ही चाहिए, सिर्फ जैन है इसलिए नहीं, अंदर में कंपैशन हो उन जीवों के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से यूज में लाने के लिए हमें जानकारी जरूरी है। उसी बात को मैं यहाँ सूक्ष्म जंतु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के आधार पर समझाने का प्रयत्न करूंगा। भोजन शुद्धि का प्रयोजन उन सूक्ष्म जीवों से भोजन की रक्षा करना है जिन्हें आज का विज्ञान बैक्टीरिया नाम से पुकारता है। बैक्टीरिया से भोजन की रक्षा करना 3 दृष्टि से उपयोगी है: अहिंसा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से। सबको मालूम है अहिंसा की दृष्टि से कैसे? हम, क्योंकि बैक्टीरिया जीव है, जीव राशि है, ठीक है? स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे? अगर खराब हो चुका है फूड तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। और साधना की दृष्टि से जो हम शांति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उसमें हम अगर अभक्ष्य का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर विचार शुद्धि नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो हमारे अंदर विचार शुद्धि नहीं रहेगी तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, परिणाम अच्छे नहीं होंगे, मन भटकेगा। तो इन 3 दृष्टियों को ध्यान में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है? आज के टाइम में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हम करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से करने के टाइम हमें नॉलेज नहीं रहती, ठीक है ना? तो उस नॉलेज को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो डॉक्टर लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बैक्टीरिया से बचना चाहिए, ये तो कह देते हैं। हम सब भी हाथ वगैरह धोकर चीज़ को यूज़ करते हैं, है ना? तो वो सब क्या है बेसिकली एक तरह से बैक्टीरिया से बच रहे हैं हम, राइट? पर हम उसी सिद्धांत को साधना की दृष्टि से ग्रहण करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की रक्षा स्वतः ही हो जाती है। स्वास्थ्य तो अपने आप ही ठीक रहेगा। यही कारण है कि एक सच्चे त्यागी अर्थात शुद्ध भोजी को रोग या तो होते नहीं और होते हैं तो बहुत कम, ठीक है ना? एटलीस्ट अशुद्ध भोजन के कारण होने वाली तकलीफ कम रहती है, ठीक है? वो अलग बात है कि आज के समय में शुद्ध भोजन जो सामग्री है वो तक मिलना मुश्किल हो गया है। सब में केमिकल्स एडेड रहते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, राइट? उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन पर कवरिंग, पॉलिश आदि
करके रखी जाती है। तो इवन जो भोजन हम शुद्ध मानकर कि इसमें सूक्ष्म जीव है, तो भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हों ज़रूरी नहीं रह गया। ठीक है ना? इसलिए अपने को थोड़ा-सा अवेयरनेस उस दिशा में भी ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। ठीक है ना? बैक्टीरिया उस सूक्ष्म प्राणी को कहते हैं जो प्रायः सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से ही देखा जाना संभव है, बेयर आइज से नहीं। ये कई जाति के होते हैं। इनकी जातियों का निर्णय इनके भिन्न-भिन्न कार्यों पर से किया जाता है। ठीक है? सारे बैक्टीरिया स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाते हो, ऐसा नहीं। क्योंकि जो कार्य एक जाति का बैक्टीरिया कर सकता है, वह दूसरी जाति का नहीं कर सकता। ये यद्यपि त्रस व स्थावर दोनों जाति के हो सकते हैं, परंतु जिन भक्ष्य पदार्थों का ग्रहण यहाँ किया गया है, इनमें केवल स्थावर जाति के बैक्टीरिया ही होते हैं। त्रस जाति वाले बैक्टीरिया किसमें होते हैं? शराब जैसी मादक वस्तुओं में, जिनका निषेध पहले ही कर दिया गया है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो यदि दूध में उत्पन्न हो जाए तो दूध का दही बन जाता है। उनको अपनी भाषा में दही के बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बोलते हैं ना। इसी तरह दही, पनीर, क्रीम, मक्खन, खमीर, मद्य आदि पदार्थ विशेषों के भिन्न-भिन्न जाति के बैक्टीरिया समझना। वैज्ञानिक लोगों ने इनके भिन्न-भिन्न नाम भी रखे हैं, पर यहाँ उन नामों से प्रयोजन नहीं है। ये मुख्यतः स्थावर होते हैं। तो जो गृहस्थ है और जिसकी स्थावर हिंसा का भी त्याग नहीं है, तो वह इनका कंजम्पशन कर सकता है। लेकिन अगेन स्वास्थ्य की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से वह चाहे तो थोड़ा-थोड़ा इनका त्याग करना शुरू कर सकता है। ठीक है? जैसे कुछ बैक्टीरिया पदार्थ में उत्पन्न होकर उसे खट्टा बना देते हैं, कुछ दुर्गंधित बना देते हैं, कुछ नीला, हरा या भूरे रंग का बना देते हैं, कुछ उस पर फूई पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य भी अनेकों बातें जो नित्य ही भोज्य पदार्थों में देखने को मिलती हैं। इस पर से यह चारू जी बात हाँ, चारू बोलिए। जी ये जो दही होता है दही खाने में और उसका लिमिट होती है ना कि इतने टाइम में खाओ तो अच्छा है, बाद में नहीं करेक्ट। खाना चाहिए। जी, तो जी। हाँ, अभी तो अब आई थिंक आगे आएगा वो अपने को। ठीक है? अच्छा हाँ, चारू एक बात और, जी। जैसे दही, पनीर, क्रीम, मक्खन वगैरह में कहा कि मुख्यतः स्थावर होते हैं, वो कैसे? स्थावर मतलब बैक्टीरिया जो है वो एक इंद्रिय है। अच्छा, ठीक है ना? एक तो इंद्रिय उस मान के एक इंद्रिय स्थावर अच्छा, होता है ना। हाँ हाँ, अच्छा इसलिए ठीक है, ठीक उस है। अपेक्षा से। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सब जो एग्जाम्पल दिए उससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि भोज्य पदार्थों में जो कुछ भी रूप, गंध व रस आदि का विकार उत्पन्न होता दिखाई देता है, वह सब सूक्ष्म जीवों की अर्थात बैक्टीरिया की उपज का प्रताप है। ठीक है ना? अपन सबने नोटिस किया होगा, खाना अगर बनाए तो फ्रेश खाने की स्मेल और टेस्ट सब अच्छा होता है। वही चीज अगर बाहर रखी रह जाए थोड़ी देर या एक दिन, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अतः प्रत्येक ऐसा विकृत पदार्थ अहिंसा, स्वास्थ्य व साधना तीनों दृष्टियों से अभक्ष्य हो जाता है। ठीक है? उपरोक्त जातियों में से कुछ बैक्टीरिया तो मानवीय स्वार्थवश अर्थात स्वाद या प्रयोजनवश इष्ट है और कुछ अनिष्ट है। स्वास्थ्य को हानिप्रद सर्व बैक्टीरिया अनिष्ट की कैटेगरी में आते हैं और दही व पनीर आदि के बैक्टीरिया इष्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थों में कुछ इष्ट स्वाद व गंध विशेष उत्पन्न कर देते हैं और स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है ना? जैसे फर्मेंटेड डोसा बैटर, इडली बैटर आदि होता है, राइट? तो उसमें जो बैक्टीरिया है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से ही होगा, उसको बुरा नहीं माना जाता। ऐसे ही दही को भी ले लीजिए। वो अलग बात है कि एक साधक या जो मर्यादा का भोजन करते हैं, तो फिर वो मर्यादा का ध्यान में रखकर ही चीज़ों को कंज़्यूम करते हैं। ठीक है ना? चारू, वैसे तो ये तो बैक्टीरिया है, तो
कायदे से तो अशुभ वही कहलाएंगे ये, कि ठीक नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वही जै- बता रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं होते, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है, वो तो अनिष्ट है ही, वो तो कभी कंजम्पशन करना ही नहीं। लेकिन हर बैक्टीरिया बेकार हो ऐसा नहीं है, नहीं, राइट? जैसे डोसा है, हाँ हाँ। डोसा, दही है, और डोसा दही तो चलो कॉमन चीज हो गई। डोसा है, भटूरे हैं, नहीं नहीं, इनमें डोसा भटूरा सब। ये सब भी, ये इसमें हमारी तकलीफ नहीं है। साधना के लिए भले ये अच्छा ना हो, ठीक है हाँ ना, वही। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बैक्टीरिया अभक्ष नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि ओके। से, ठीक है ओके, ना। मैं तो अष्टमी चौदश को नहीं लेती ये चीज। हाँ ठीक हाँ, है, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये क्योंकि वैसे ध्यान रखना है, परमानेंट तो होता नहीं जैसे है, हाँ, आपको अष्टमी बताया। चौदश। हाँ, हाँ ठीक है, जैसा अभी थैंक यू। बताया कि साधना की दृष्टि से, ठीक है, 3 दृष्टियां बता दी ना, अहिंसा की दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि और साधना की दृष्टि, ठीक है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हम सब फॉलो करते ही हैं, लेकिन साधना की दृष्टि से अपने अपने लेवल पर जिसको जितना करना है वो कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी से कंपेयर भी ना करें और किसी को लेट डाउन भी ना करें। अगर किसी का सुनने में आता है कि फलाना ये नहीं करता, तो आप सिर्फ उसकी अनुमोदना करें, ठीक है। ये नहीं कहें अरे तुमने ये करते हो वो नहीं करते, ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर उसको नॉलेज नहीं है वो अलग बात है, अगर वो आपसे पूछे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो अलग बात है। लेकिन आई थिंक जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जब हम ये कह सके कि हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं और उसके बाद अपने को जब भोजन वाला प्रकरण पूरा हो जाएगा, फिर कोई क्वेश्चन रहे तो जरूर से पूछिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर दृष्टि से भले ही ऐसा मान ले, पर साधना की दृष्टि से तो बैक्टीरिया मात्र ही जीव हिंसा के भय से अनिष्ट है। फिर भी 2-4 जाति के बैक्टीरिया इस मार्ग में भी इष्ट माने जाते हैं, जैसे कि मक्खन व दही के बैक्टीरिया, है ना, उसको साधक भी ग्रहण करता है। एक वो बात अलग है कि उनके लिए मर्यादा बताई है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड वो वो वाला बैक्टीरिया भी खाने लायक नहीं रहता, है ना? दही बनती तो बैक्टीरिया से ही है, चाहे वो बनाने के लिए कैसा भी निमित्त यूज़ किया हो, बनेगी तो बैक्टीरिया से ही। तो अगर वो ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब वो बैक्टीरिया को ग्रहण कर रहे हैं, साधक भी, ठीक है? तो इसलिए हम उन डिटेल्स में नहीं जाएँगे कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, लेकिन अगर हमें अपने लिए कुछ पूछना है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वैसा अपन बात कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है चारू जी, दही हमेशा बैक्टीरिया से ही बनता है। नहीं, रिएक्शन होगा तभी दूध से दही बनेगा, करेक्ट? मैं बादाम से बनाती हूँ तो हाँ, उसमें हाँ, फिर हाँ, भी बैक्टीरिया तो रहते ही है ना। एग्ज़ैक्टली। जो बादाम डालते हैं ना हम, तो हम्म, बादाम भी दूध में जाकर रिएक्शन करता है, तो वो रिएक्शन बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, ओ, अदरवाइज़ दूध का रूप नहीं बदलेगा, और क्या है, ठीक है जो ना? दही दही से करते हैं ना तो वो वासी में आता है, और जो बादाम से हाँ, करते हैं तो वो एग्ज़ैक्टली, वासी वो में नहीं आता बासी है, में वही आता है, फर्क है। हाँ पुराना बैक्टीरिया हाँ कहलाता है ना? हाँ। और जो बाकी तो बादाम कोई। से क्रिएट होगा वो मर्यादा का होता है, इसलिए हाँ बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? हाँ, वो जमेगा तो बैक्टीरिया से ही, चाहे तुम करेक्ट, चांदी का सिक्का डाल लो, चाहे नारियल का वो एग्ज़ैक्टली, डाल वही लो, बात यहाँ पर कह रहे बनेगा हैं। तो बैक्टीरिया से ही। हाँ। हाँ, है ना? तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि 2-4 जाति के बैक्टीरिया ऐसे हैं, जो इस मार्ग में भी इष्ट माने जाते हैं, ठीक है? जैसे मक्खन व दही के बैक्टीरिया, तो वह उसको ग्रहण करता है साधक भी, लेकिन एक सर्टेन मर्यादा तक, टाइम पीरियड तक। चारों मेरे ख्याल साधक लोग जो मुनि महाराज है मक्खन नहीं लेते। अगेन उसके लिए मर्यादा रहती है, ठीक है हाँ ना? ठीक है। हाँ, ठीक। तो इसलिए अपन साधक की चर्चा यहाँ पर जितना कम हो सके उतना करें, क्योंकि हमें अपने ऊपर वर्क करना है। हाँ साधक क्या कर बिल्कुल। रहे हैं उससे हमें यहाँ पर वो मैटर हाँ, नहीं नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। नहीं तो बहुत सारी चर्चा हो जाएगी और हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? हमें इसे अपने पर फॉलो करना है। किसी भी पदार्थ में बैक्टीरिया
उस समय तक उत्पन्न नहीं हो सकते जब तक कि उसमें कोई 1 या 2-3 बैक्टीरिया बीज रूप में प्रवेश न कर जाए या करा दिए जाए। जैसे दही जमाने के लिए दूध में जामन मिलाना। एक से हम्म, दही जमाने के लिए दूध में जामन मिलाना वास्तव में उसमें दही के बैक्टीरिया का बीज रूप में प्रवेश कराना ही है। हम्म, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है बेसिकली, ठीक है। कह रहे हैं बस एक बार बीजारोपण हुआ नहीं कि इनकी संतान वृद्धि हुई नहीं। बैक्टीरिया संतान की उपज पदार्थ में 1 से 2 और 2 से 4 के क्रम में अर्थात फिक्शन मेथड से होती है। प्रत्येक कुछ कुछ मिनट के पश्चात वे बराबर दुगने दुगने होते चले जाते हैं। वस्तु में प्रवेश पाने के पश्चात कुछ देर तक अर्थात लगभग आधा या पौना घंटा, जिसे अंतर्मुहूर्त भी कहते हैं, तक तो उनकी उपज आरंभ नहीं होती। जितने प्रवेश पा गए उतने ही रहते हैं, परंतु इस काल के पश्चात बड़े वेग के साथ इनकी उपज बराबर उत्तरोत्तर मिनटों में वृद्धि को पाती हुई लगभग 5 या 6 घंटों में वृद्धि की चरम सीमा को स्पर्श करने लगती है। यहाँ पहुंचकर उपज से आगे वृद्धि होनी तो रुक जाती है, परंतु जितनी उपज उत्तरोत्तर मिनटों में यहाँ अब हो रही है, उतनी ही रफ्तार से बराबर आगे के 8 या 10 घंटों तक या 1-2 दिन तक चलती रहती है। तो बैक्टीरिया बढ़ते ही चले जाते हैं। इतने काल पश्चात उपज की रफ्तार घटने लगती है और 5 या 6 घंटों तक उपज शून्य पर पहुंच जाती है, अर्थात आगे उपज होनी अब बिल्कुल बंद हो जाती है। परंतु जितने बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके हैं, वे अब भी उसमें उस समय तक जीवित रहते हैं, जब तक कि या तो उनकी आयु समाप्त न हो जाए या किसी बाह्य प्राकृतिक अथवा मनुष्यकृत प्रयोगों से दूर न कर दिया जाए। ठीक, तो इस कर्व में यहाँ से स्टार्टिंग में अंतर्मुहूर्त तक तो जितना डाला था उतना ही है, फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम तक स्टेबल रहते हैं और फिर घटना शुरू हो जाते हैं। इस कर्व में नंबर 1 उस समय को दर्शाता है जिस समय में की उपज प्रारंभ ही नहीं हुई। नंबर 2 उपज की उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि को। नंबर 3 उत्कृष्ट उपज के प्रवाह को। नंबर 4 उपज की हानि को और नंबर 5 नवीन उपज के अभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए मर्यादा काल बताया है। भोजन शुद्धि के संबंध ये में नहीं चारू ये किस चीज के लिए बताया, बैक्टीरिया के लिए बताया या किस चीज के लिए? बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है, जब बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ता है। ओके। ठीक है, तो इसलिए भोजन शुद्धि के संबंध में बैक्टीरिया की उत्पत्ति क्रम का यह नंबर 1 वाला प्रथम आध या पौन घंटा प्रयोजनीय है। ठीक है, भोजन शुद्धि के संबंध में जनरली तो ठीक है, उससे ज्यादा भी अब यहाँ पर स्पेशली वो चीज फॉलो नहीं हो पाती है। उत्पत्ति क्रम का वह भाग नवीन उत्पत्ति से रहित होने के कारण वस्तुतः शुद्धि का मर्यादा काल कहा जाता है। ठीक, मर्यादा काल या टाइम लिमिट, शुद्धि का काल। आगम में भोज्य पदार्थों की मर्यादा का कथन आता है, उससे तात्पर्य यही पहला कुछ समय है जिसे अंतर्मुहूर्त या अधिक से अधिक 48 मिनट स्वीकार किया गया है। हम भी आगे के प्रकरणों में इसे मर्यादा नाम से पुकारेंगे, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ दही की यहाँ पर बैक्टीरिया की चर्चा है। अदरवाइज जो पिसा हुआ अनाज है उसमें भी जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी भी मर्यादा रहती है। ठीक है ना, तो वह सब भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। मर्यादा का उल्लंघन कर जाने पर बैक्टीरिया राशि अधिक उत्पन्न हो जाने के कारण पदार्थ अभक्ष्य की कोटि में चला जाता है। किसके लिए? साधक के लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदेह है क्या? भी नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो तब होगा जब उसका स्वाद बिगड़ने लगे, उसका रूप बिगड़ने लगे।
स्मेल बिगड़ने लगे, तब वो स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब हो गया। ठीक है ना? लेकिन इसको अभक्ष्य कह दिया क्योंकि हिंसा का दोष ज्यादा हो गया। ठीक है ना? हम उसे वहीं कंज्यूम कर लेते तो हिंसा के दोष से बचते और मन में जो है मर्यादित भोजन करने का, भोजन शुद्धि के कारण भाव भी अच्छे बनते। इसीलिए कभी साधु के लायक जो भोजन तैयार होता है, वो अगर कभी कंज्यूम किया हो, तो जिस दिन वो खाते हैं तो उस दिन बहुत अच्छा अंदर से महसूस देता है। ठीक है? भोजन शुद्धि में मर्यादा पर बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि इससे साधना व स्वास्थ्य की रक्षा होती है। ठीक है? अब हम इस पर स्टक ना रहें क्योंकि पहले जितना भी विषय बताया गया है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करें। वो चीज़ क्लैरिटी के साथ आए, 7 तत्वों की जो जानकारी दी गई थी, राइट? फिर हम मन बना लें कि हमें तो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है या शांति पथ पर आगे बढ़ना है। फिर उसमें बाधक क्या-क्या है, तो बताया 6 आवश्यक पालन करना है ना? 6 आवश्यकों में क्या कहा, हम वो पालन करना शुरू करें। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम। तो ये जो विषय चल रहा है भोजन शुद्धि का, ये संयम में चल रहा है। ठीक है ना? अब संयम में हर एक को सब कुछ कर पाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? जिसने जितना नियम लिया है, अपना लेवल जितना-जितना बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना वाली बात है, राइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम श्रावक नहीं कहलाएँगे, अगर हम अभक्ष्य का सेवन करते हैं तो। अभक्ष्य इन द सेंस नॉट कि मद्य मांस मधु का सेवन, राइट? उस कैटेगरी का नहीं। लेकिन अगर मर्यादा से ऊपर हो गया और उसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, हमारी साधना नहीं कहलाएगी, लेकिन हम श्रावक ना कहलाएँ ऐसा नहीं है। ठीक है? तो कह रहे हैं इसलिए हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, एक ये बासी खाने वाली बात थी। अचार हैं ये तो ठीक है, काफी पुराने होते हैं। अब जैसे बासी खाना होता है, उसको भी अभक्ष्य बोला है, तो कितने दिनों, कितने समय के बाद खाना अभक्ष्य हो जाता है? हाँ, आई थिंक वो आगे आएगा अपना, अदरवाइज़ अपने में जितना जल्दी उसे खत्म कर लें, जब बनाया है हाथों-हाथ उसी टाइम पे, अगले दिन के लिए ना रखें, नेक्स्ट डे, ठीक हाँ, है ना? नहीं, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर एक तो मौसम भी अलग है, इंडिया जैसी गर्मी नहीं होती है, और जैसे हाँ, उससे मैटर नहीं रेफ्रिजरेट। करेगा ना। अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें आता है ना कि एक दिन पूर्व बनाया भोजन, क्योंकि रात्रि भोजन हो गया ना, वो रात में बनाया भोजन, ठीक है ना? अगले दिन उस सुबह भी अपेक्षा बनाया से हो सकता है। हाँ, उससे भी हो सकता है। तो अपना उस चीज़ का दोष तो लगेगा ना, वो रात्रि में से गुज़रा है गुजरा है, भोजन, अच्छा अच्छा। ठीक है ना? उस अपेक्षा से वो हमारे लिए प्रतिक्रमण के लायक है, ठीक है ना? हाँ, हम उससे बीमार नहीं पड़ेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे, और लेकिन अगर हम जीव हिंसा का देखें तो किस में ज्यादा वो है, क्योंकि अगर हमारी एक रोटी पराठा या कोई सब्जी बनी हुई रखी है जो हम खा सकते हैं, हमको नुकसान भी नहीं करेगी, तो एक हम उसको फेंक दें क्योंकि यह भक्ष हो गया पराठा, क्योंकि थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। हाँ, 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 तो फिर तो यही बात हुई ना कि यहाँ पर साधना कोई ज़्यादा ईज़ी नहीं है करनी, ठीक है ना? हम्म, आप वैसे नहीं तो वैसे हिंसा का दोष लग जाएगा। खाने को या तो फेंकना, बिल्कुल ही हाँ, नाप-तोल के बनाएँ, है ना? तो वैसा है। हुँ, ठीक है। हुँ। ठीक है, तो कह रहे हैं जल व दूध को छान लेने तथा थनों से निकालने के पश्चात यथाशक्ति तुरंत ही अर्थात अधिक से अधिक पौने घंटे के अंदर गर्म करना या उबाल लेना बतलाया है। क्योंकि इतने समय तक तो केवल संख्यात ही जीवों की हिंसा होती है, परंतु इससे आगे जीव राशि बढ़ जाने के कारण उनको गर्म करने या उबालने से असंख्यात जीवों के नाश का प्रसंग आता है। ठीक है? निकालने के बाद अगर गर्म करेंगे, देर तक रखा रहा बिना उबला, तो असंख्य जीव राशि एक मुहूर्त बोला है, राइट? हाँ, अंतर्मुहूर्त। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो अल्प मात्र ही गर्मी को सहन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत अधिक भी गर्मी को सहन करने में समर्थ हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अधिक गर्मी में उत्पन्न होते हैं। इसलिए एक समस्या है कि यदि पदार्थ को थोड़ा गर्म करते हैं तो सर्व बैक्टीरिया दूर नहीं होते।
और यदि अधिक गर्म करते हैं तो नंबर 2 जाति के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए 2 उपाय विज्ञान बताता है। एक तो यह कि पदार्थों को कुछ सेकंडों के लिए बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए और एक यह कि अधिक देर तक थोड़ा गर्म रखा जाए। मुख्यतः जल व दूध आदि तरल पदार्थों को यदि आध घंटे तक 63 डिग्री टेम्परेचर पर या 3 मिनट तक 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए, आधे घंटे तक तो 63 डिग्री या 3 मिनट तक 80 डिग्री टेम्परेचर पर, तो उसमें रहे बैक्टीरिया प्रायः दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम पाश्चराइजेशन है। ठीक है। ये वर्ड दूध के ऊपर लिखा रहता है ना, पाश्चराइज्ड, तो उसमें वो बैक्टीरिया मार देने का ही काम किया जाता है। बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में तथा अन्य कारखानों में मशीनों के द्वारा ठीक ठीक तापमान देने के साधन विद्यमान होने के कारण उनके लिए तो यह संभव है, परंतु एक भारतीय साधारण ग्रस्त के लिए संभव नहीं कि ठीक ठीक समय व तापमान दिया जा सके। शक्य कार्य ही किया जाना संभव है, इसलिए प्रायः दूध व जल को उबाल लिया जाना चाहिए, परंतु बराबर कई घंटों तक उबलते रहने न दिया जाए। एक या 2-3 उबाल आ चुकने पर अग्नि पर से हटाकर उन्हें ठंडा करने को रख दिया जाना चाहिए, ताकि गर्म जाति वाले बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होने न पावे। ठीक है। कम तापमान उत्पन्न होने वाले नंबर 1 जाति के बैक्टीरिया से इनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि उस उबलते हुए पदार्थ को शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा कर दिया जाए। यदि रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हो तो उसमें रखकर, नहीं तो ठंडे जल में रखकर। ऐसा करने से गर्मी के दिनों में भी 24 घंटे तक दूध खट्टा नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता। दही जमाने के लिए भी यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो गर्मी के दिनों में दही बहुत मीठी व कड़ी जमती है, वह पानी नहीं छोड़ती तथा फटती नहीं। परंतु यह आवश्यक है कि उबालने की क्रिया दूध व जल की प्राप्ति के पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र अधिक से अधिक पौन घंटे के पूर्वोक्त मर्यादा काल के अंदर अंदर करनी चाहिए। क्योंकि मर्यादा काल बीत जाने पर उन पदार्थों में बैक्टीरिया की संतान में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। अतः तब उबालने का कार्य करने में अधिक हिंसा का प्रसंग आता है। बैक्टीरिया की उत्पत्ति के लिए 4 बातों की आवश्यकता रहती है: वायु, जल, आहार व तापमान। खाद्य पदार्थों में भी गीले खाद्य पदार्थों में जैसे वनस्पति व पके हुए पदार्थ भोजन में तो चारों चीजों की उपस्थिति होने के कारण उनकी उत्पत्ति सर्वथा रोकी नहीं जा सकती, परंतु सूखे अन्न, खांड, नमक, घी व तेल आदि में यदि नमी का प्रवेश न होने दिया जाए तो वहां उनकी उत्पत्ति रोकी जा सकती है। अन्न आदि को धूप में सुखाकर तथा घी तेल आदि को उबालकर यद्यपि नमी दूर की जा सकती है, परंतु क्योंकि वायुमंडल में से मुख्यतः वर्षा ऋतु में ये पदार्थ स्वतः नमी खींच लेते हैं, इसलिए सुखाने के पश्चात इन्हें लोहे, धातु या कांच आदि के बंद बर्तनों में ही रखे जाना योग्य है। बोरी में या मिट्टी के बर्तनों में रखने से इनमें नमी का प्रवेश रोका नहीं जा सकता। समय का ध्यान ही नहीं रहा। ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। डब्बों के ढकने भी बहुत टाइट होने चाहिए, क्योंकि ढोले ढकनों में से नमी प्रवेश कर जाती है। ढकनों को उघड़ा छोड़ना भी इस दिशा में अत्यंत अनिष्ट है। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम और चर्चा कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं भोजन शुद्धि के अलावा भी, वो भी हमें सोचना होगा कि मंदिर जाने के कपड़े आदि में हम बहुत ज्यादा छुआछूत की बात करते हैं, वह सब भी यहाँ पर लॉजिक बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन? मैं एक्चुअली इसका एक वो जितना, हाँ, बोलिए। आप हाँ बोलिए। बोलिए मैं कुसुम ऐसा आंटी। कहती थी कि हम
जितना कर सके इतना कर सके, पर जानने से तो पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना करेक्ट, चाहिए। तो ये करेक्ट, बात बिल्कुल अच्छी है। सही है। बहुत अच्छा। जानने से अपन पहले बिल्कुल नहीं करते थे, हो सकता अब कभी मन बन जाए, हाँ, थोड़ा ठीक थोड़ा है ना? करने लगे। हाँ, राइट। हाँ, हिम्मत आ जाती है फिर, हम्म, ठीक है ना? पता नंदा चलता है जी? कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, बिल्कुल सही है। नंदा जी, हाँ, आपका? एक वो शब्दों का जो था कि हमको कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, उससे भी हमारे उस पे भावों पर फर्क पड़ता है। हाँ, वो उस पे अभी थोड़ी एनालिसिस और मतलब थोड़ा सा और कन्वर्सेशन हो करे तो अच्छा हाँ, रहेगा, क्योंकि देखते हैं आगे अगर विषय आता है, नहीं तो फिर वैसे कर लेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मतलब हाँ, जब हम जिस चीज के लिए उस शब्द को यूज कर रहे हैं तो वैसा मन बन जाता है, वर्सेस जैसे सब्जी बनाना और मतलब भिंडी काटना या किसी और चीज के लिए काटना शब्द यूज करते हैं तो हाँ, इसमें क्या होता है ना, काटना वर्ड कहते ही अगर हमें कोई ऐसा दृश्य याद आ जाए जो कुछ कट रहा है, समझ रहे हैं आप? हिंसा का दृश्य याद आ जाए तो हमें मन की हिंसा का दोष लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम वैसे शब्द ही ना यूज करें। सिर्फ वही अपेक्षा है यहाँ पर, ठीक है? कि किसी भी तरीके से हम हिंसा को अननेसेसरी दूर कर सके, मन से, वचन से, काया से, ठीक है ना? दृश्य भी सामने ना आए हमारी आंखों के सामने। दृश्य भी सामने ना, एग्जैक्टली, यस। हम्म। जी चारू जी, ये जी, क्या पीडीएफ अवेलेबल है इसका? हाँ, 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 बिल्कुल है। इसको मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में, है ना? प्लीज। हो जाएगा, ऑलराइट। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हाँ, इसमें। ये वर्णी जी मैं- की तो बात ही अलग है, वो साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं ना, बीटेक थे वो, जिन्होंने लिखा है ना, वर्णी जी, जिनेंद्र वर्णी जी। हम्म, जी, मैं तो आज इसलिए पहली वो बार सब ध्यान। चीज को एक्सप्लोर करा करते थे कि क्यों नहीं करना, क्योंकि बहुत समय तक तो उन्होंने जैन धर्म को माना ही नहीं। पिताजी करते थे उनके, लेकिन उन्होंने नहीं फॉलो किया, दूर भागते थे। लेकिन जब एक बार उन्होंने सुना अहम ब्रह्मस्मि अपने पिताजी के मुख से, तब उन्हें लगा कि ये क्या है, में ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मुझे उसका आइडेंटिफाई ढूंढना है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट रह चुके थे, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कैसे कह सकता कोई? तो उसी पर उन्होंने फिर अपनी सारी खोज लगा दी। उन्होंने 120 शास्त्रों का स्वाध्याय किया। उन्होंने जेनिन सिद्धांत कोश लिख दिया, तो पूरी तरह से उन्होंने इसी में ही अपने जीवन को लगा दिया फिर। बहुत बहुत अनुमोदना उनकी, बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी उन्होंने तो काम स्कूल की भी है। खोली है ना, उसने स्कूल भी खोली है ना, बहुत नहीं, जगह नहीं, नहीं, पे। वो अलग है, वो गणेश प्रसाद जी हैं, गणेश प्रसाद वर्णी जी। ये गणेश ये प्रसाद जिनेंद्र जी। वर्णी जी, ये अच्छा, जिनेंद्र वर्णी जी। तो हम ये पढ़ रहे कौन सा है? जिनेंद्र वर्णी जी का लिखा। अच्छा। हाँ, ये पानीपत के रहने वाले थे, हरियाणा, अच्छा। पानीपत। ठीक है, चलिए, समय हो गया हमारा। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु बुधोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गई सो पावे सुख चैन। नौ पर्ण मुखर। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। चारू जी, यस। वो आपके पास वो आलाप पद्धति की पीडीएफ है क्या? हाँ, हाँ, मिल जय जाएगी। जिनेन्द्र तो वो सभी। कल शेयर करेंगे? प्रतिक्रमण है। यस, यस, कल प्रतिक्रमण है, यस। अच्छा। हाँ, तो आप शेयर करिएगा। जी, जी, जय बिल्कुल। जिनेंद्र सबको। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। जी, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।